वीडियो में हिंदी भाषा के इतिहास और उसकी बोलियों से संबंधित एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस जो हो सकते हैं उसके विषय में बात करेंगे। तो इसमें तकरीबन 60 प्लस क्वेश्चंस हैं जिसकी आपको प्रैक्टिस कराएंगे और ये ऑलरेडी कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हुए प्रश्न हैं, इसलिए इसमें कोई भी प्रश्न स्किप मत करिएगा और लगातार देखिएगा। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है। हिंदी के उद्भव का सही क्रम आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में एक बात बिल्कुल ये अच्छे से ध्यान रखिएगा कि वास्तव में ये प्रश्न जो है ये हिंदी के विकास से संबंधित है। ये इस प्रश्न का कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि कौन सी भाषा पहले आई कौन सी भाषा बाद में आई। ये बात बिल्कुल अच्छे से रखिएगा। तो जो हिंदी का उद्भव है वो आपको पता होगा कि हिंदी के उद्भव में सबसे पहले कौन भाषा का जन्म माना जाता है। सबसे पहले संस्कृत से कौन सी आई थी, पाली भाषा से कौन सी आई है, प्राकृत, और प्राकृत से कौन सी आई है आगे, अपभ्रंश, और इस अपभ्रंश से क्या आया था, अवहट आया था। ठीक है, इस अपभ्रंश से क्या आया था, अवहट। ये एक अलग विषय है कि यहाँ पर आपको संस्कृत, ये जो ऑप्शन है ये संस्कृत वाला ये स्किप कर दिया गया है। तो इसलिए आप जब इसका ऑप्शन सही लगाएंगे तो पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से हिंदी। ठीक है, इस अवहट के बाद में क्या आई है, हिंदी आई है। ठीक, तो ये बात समझनी है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। इसके बाद में जो अगला ऑप्शन है वो है, अगला क्वेश्चन, हिंदी का संबंध किससे है। मतलब पूछने का तात्पर्य है कि हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से है। तो आपको पता होगा हिंदी के विकास के लिए जो संबंधित अपभ्रंश है उस अपभ्रंश को किस नाम से जानते हैं, सौरसेनी अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगला है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। तो देखिए ये स्टेटमेंट होते हैं, ये शब्द होते हैं, इनको जो है रटना ही पड़ता है कि अपभ्रंश को, मतलब अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है तो इसलिए उस अपभ्रंश को ही एक नाम दे दिया गया था, क्या, पुरानी हिंदी। तो ये पूछ रहे हैं कि ये नाम किसने दिया था। तो ये नाम दिया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसके बाद में साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है। अब वहाँ पर आपको पूछा गया था कि अपभ्रंश को हिंदी किसने कहा है और यहाँ पर साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। तो दोनों क्वेश्चन में बारीक अंतर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का दर्जा दिया हुआ है। इसके बाद में अगला है, सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का जन्म हुआ है। तो देखिए अपभ्रंशों के विषय में जो टॉपिक थोड़ा सा बताया है डिटेल में, ट्रिक से थोड़ा सा समझाया है, तो वो सारे अपभ्रंश अगर जो सीखे होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस सौरसेनी अपभ्रंश में कौन कौन सी उपभाषाएं आती हैं। तो उसमें बताया था पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती हैं सौरसेनी अपभ्रंश में, जिसमें से यहाँ पर राजस्थानी आपके सामने विकल्प उपलब्ध है तो वो हो जाएगा। बिहारी के लिए आपको ऑलरेडी पता है, पूर्वी हिंदी में। इसके बाद में अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय, जो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय है इस समय को क्या कहा जाता है। तो इसके लिए भी ध्यान रखना है, इसको संक्रांति काल कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, संक्रांति काल के नाम से। इसके बाद में खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले पहले कवि का नाम पूछा है। खड़ी बोली हिंदी में, खड़ी बोली के लिए आपको याद होगा कि एक नाम बहुत प्रसिद्ध है, इतिहास में प्रसिद्ध है, ये इतिहास में भी ये टॉपिक मिलता है। तो खड़ी बोली के विकास के लिए किसका नाम जाना जाता है, अमीर खुसरो का। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। अभी जो ऊपर नाम मिला था चंद्रधर शर्मा का, इनके लिए पूछना है कि इन्होंने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किस कवि को माना है। ये इस तरह का प्रश्न है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ये किसको माना है, राजा मुंज को माना है। ठीक है, पंजाबी का विकास किस अपभ्रंश के रूप में हुआ है। अब देखो ये बात पूछा है इसमें क्वेश्चन, क्या, पंजाबी का विकास। तो ये भी क्वेश्चन एक तरीके से कहाँ चला गया, अपभ्रंश में चला गया। देखिए अपभ्रंश वाले टॉपिक में हमने ऑलरेडी बता रखा है कि आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे अपभ्रंश होता है, उस अपभ्रंश के अंतर्गत क्या आपको मिलता है, भाषाएं मिलती हैं। ठीक है, भाषाएं मिलती हैं। वास्तव में अपभ्रंश को ही क्या बोल सकते हो, भाषा। उस भाषा से किसका जन्म होता है, उपभाषा का। ठीक है, भाषा से किसका जन्म हुआ, उपभाषा का। और उपभाषा से किसका होता है, बोलियों का। उपभाषा से किसका होगा, बोलियों का। तो जैसे इन केस कभी ये चीज़ हमने उस टॉपिक में बताई भी है कि कभी कोई बोली का प्रश्न आया तो सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि ये बोली किस उपभाषा की है। और जब उपभाषा में पहुंच गए हो तो ये देखना पड़ेगा कि ये उपभाषा किस अपभ्रंश में या किस भाषा के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये इसी तरह का प्रश्न है कि पंजाबी। अब ये एक अलग विषय है कि कई बार किसी भाषा की जो बोली होती है उसको उस भाषा की उपभाषा भी कहते हैं, ये एक अलग बात है। तो यहाँ पर चूँकि पंजाबी के लिए पूछा है तो आपको ये बताना है कि पंजाबी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो वो उसमें ऑलरेडी बताया है, कौन सा अपभ्रंश है, पैसाची अपभ्रंश।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया भाषाओं का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। अब देखो यहाँ पर भाषाएं दी थी, वास्तव में ये जो भाषाएं हैं यही उस अपभ्रंश की उपभाषाएं भी हैं। ये ऐसा कई जगह मिलेगा कि जो उपभाषा होगी वही उसकी बोली का नाम होगा, वही उसकी भाषा का नाम होगा। तो ये बिहारी, असमिया, बंगला, उड़िया के लिए हमने एक ट्रिक भी आपको बता रखी है। अगर जो वो वीडियो देखा होगा तो निश्चित तौर पर पता होगा कि जो है आंसर इसका क्या है, मागधी अपभ्रंश। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मागधी अपभ्रंश। इसके बाद में अगला पूछा, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ। तो उस वीडियो में ये बात भी हमने ट्रिक से बताई थी कि अर्धमागधी अपभ्रंश में कौन सी उपभाषा शामिल की जाती है, पूर्वी हिंदी। कौन सी उपभाषा है, पूर्वी हिंदी। इस पूर्वी हिंदी की 3 बोलियाँ अलग बताई हैं, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। देखिए वही प्रश्न आ गया कि कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। तो देखो अवधी भी बताई थी, बघेली भी बताई थी, छत्तीसगढ़ी भी बताई थी। बिहारी को पूर्वी हिंदी में नहीं बताया था, ये बात याद होगी, ट्रिक से बताया था। अगर जो वो वीडियो देखा होगा तो समझ में आ रहा होगा कि ये क्या ABC है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सौर शनि अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं कौन कौन सी हैं। अब देखिए फिर से वही आ गया कि सौर शनि अपभ्रंश के अंतर्गत अब उत्पन्न भाषा का मतलब यहाँ पर वास्तव में आप क्या निकालोगे कि ये क्या पूछ रहा है हमसे, उपभाषा पूछ रहा है। सौर शनि अपभ्रंश की कौन कौन सी उपभाषाएं हैं। तो इस क्वेश्चन को अभी समझ में आ गया होगा। सौर शनि अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं उसमें बताया था, वहाँ पर भी एक ट्रिक बताई थी, याद होगा जिसको, ये पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी और कौन सी, गुजराती। तो देखो बी ऑप्शन में पश्चिमी हिंदी दिया है, पहाड़ी हिंदी दिया है, राजस्थानी दिया है, गुजराती दिया है। अगर जो थोड़ा बहुत ट्रिक के विषय में पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पर ये सारे आंसर आसानी से हो पा रहे होंगे। इसके बाद में पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है। अब यही बात आ गई कि पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां थीं, पहले उपभाषाएं आई और उन उपभाषाओं के अंतर्गत जो बोलियां आई, उसमें ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली नहीं है। तो अभी पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बताई थी, तो इसी में से देखो अवधी यहाँ पर दे दिया है तो वो इसमें नहीं होगी। कौरवी भी, हरियाणवी भी, बुंदेली उसमें शामिल हो जाएगी। इसके बाद में हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं। देखो हिंदी की उपभाषाएं, ये क्वेश्चन भी हमने वहाँ पर ट्रिक से ही बताया है। तो अगर जो उस चीज़ को समझा होगा तो समझ में आ रहा होगा, हिंदी की उपभाषाएं केवल पूछी हैं। जो हमने अपभ्रंश बताए हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर एक अपभ्रंश की भाषाएं, उपभाषाएं हिंदी में शामिल हो। जो हिंदी की हैं वही हैं, तो उनकी संख्या कुल मिलाकर के कितनी है, 5। ठीक। इसके बाद में पूछ रहे हैं पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी मानी गई है। तो देखो पश्चिमी हिंदी की जो बोलियों की संख्या है वो वास्तव में कितनी है, 5। वैसे तो 5 है, लेकिन आजकल एक और जोड़ दी जाती है उसमें 5+1। तो कभी ऑप्शन में 5 ना मिले, 5 ऑप्शन ही ना हो और 6 ऑप्शन हो तो उसको सही मान लेना, क्योंकि आजकल दक्षिणी हिंदी को इसमें शामिल माना जाता है। वो जो 5 हमने उसमें बताई हैं आपके पहले वाली क्लास में, तो वो 5 तो हैं ही। अगर कभी ऐसा हो कि आपको 5 ऑप्शन में ना मिले, 6 मिले, तो मान लेना कि छठा ऑप्शन भी, 6 बोलियां भी सही हो सकती हैं। इसके बाद में पूर्वी हिंदी की बोलियां, ये अभी बताया था ऊपर, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC याद होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। भोजपुरी, मगही और मैथिली, भोजपुरी, मगही और मैथिली किस भाषा की उपभाषा हैं। तो देखो भोजपुरी के लिए एक तो एक साथ तीनों दिया हुआ है, सबसे बड़ी ट्रिक है। कभी कभी केवल एक एक आ जाता है तब थोड़ा टफ पड़ता है। भोजपुरी दिया तो भोजपुरी का तो सीधा संबंध आपको पता है किससे पड़ जाता है, बिहारी हिंदी से। इसलिए इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, बिहारी हिंदी। सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। तो देखो इसके लिए भी जिसने वो वीडियो देखा होगा पता होगा, एक ट्रिक बताई थी कि सिंधी प्राचल से आई। ठीक है, सिंधी प्राचल से आई, तो किससे आई, प्राचल अपभ्रंश से आई। इसके बाद में गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिम क्षेत्रों में जो बोली बोली जाती है, अहिरवाटी का संबंध, जो बोली जाने वाली अहिरवाटी है उसका संबंध किससे है, तो वो किससे, उत्तरी राजस्थान से है। ठीक है, राजस्थान के लिए भी एक ट्रिक बताइए। राजस्थान की जो बोलियां हैं, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, वो देखना। अवधी का उद्भव किस अपभ्रंश से। देखिए बार बार घूम फिर कर प्रश्न वही है, बस ये क्यों बार बार आए हुए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी कई कई बार आ चुके हैं। ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किस में बताया था, पूर्वी हिंदी में। और पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश कौन सा है, अर्धमागधी अपभ्रंश, तो सीधा D ऑप्शन सही हो जाएगा। बताया ना सबसे पहले किसमें बोली अगर जो दी गई है तो सबसे पहले बोली समझनी है, उस बोली की उपभाषा समझनी है, और जो ही उपभाषा में पहुँचे तो ही आपको आंसर तुरंत याद आना चाहिए कि ये उपभाषा किस अपभ्रंश के अंतर्गत शामिल है। क्रम हमारा यही, प्रश्न में अगर जो बोली पूछी गई है तो सबसे पहले उपभाषा ढूंढ लो, और जब उपभाषा मिल जाए तो हमेशा क्या ढूंढ लो, अपभ्रंश ढूंढ लो। इस तरह से इसका आंसर सही हो जाएगा D वाला। मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार, इसमें पूछा मैथिली भाषा में। तो देखिए ये बात याद रखना, ये कवि जो मैथिली में साहित्य सृजन करने वाले पहले कवि या मुख्य कवि माने गए, उनका नाम क्या है, विद्यापति। विद्यापति को एक संज्ञा भी दी गई थी, इनको जो है
चूँकि मैथिली में लिखते थे इसलिए मैथिल कोकिल भी कहा जाता था। ये प्रश्न भी ऑलरेडी कई बार आया, तो ये बात याद रखिएगा। पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है, पूछ रहा है पूर्वी राजस्थानी का। तो देखो उस दिन हमने बताया था कि सीधा सीधा क्या हो जाएगा, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्वी। अब ये इस वाले क्षेत्र में पूछ रहे हैं, तो हमने इसके लिए ट्रिक बताई थी कि इसी तरह मैप में कि ये जो उत्तर वाला क्षेत्र था यहाँ मेवाती थी, ठीक है, यहाँ पर कौन सी थी, मालवी थी, ये कौन सी थी, मारवाड़ी, और ये कौन सी थी, जयपुरी। मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। अब ये पूछ रहा है पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम, यानी पूछ क्या रहा है, जयपुरी का एक अन्य नाम। तो ये अन्य नाम हमने बताया था कौन सा, डुडाड़ी। कौन सा नाम था, डुडाड़ी। ठीक, निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतकालीन काव्य लिखा गया है। आपको पता होगा कृष्ण काव्य के लिए एक ही ब्रज भाषा सबसे ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि कृष्ण काव्य उसी क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में ही लिखा जा रहा था। इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है, कौन सी रचना अवधि में नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कौन सी बुक ऐसी है जो अवधि में नहीं लिखी गई है। तो ये हंस जवाहिर, मधुमालती, पद्मावत याद रखिएगा। ये जो तुलसीदास की कवितावली है ना, देखो ऐसा नहीं है कि तुलसीदास ने अवधि में लिखा नहीं है, तुलसीदास ने तो रामायण ही अवधि में लिखी है। लेकिन ये ध्यान रखना कि तुलसीदास की जो कवितावली है ये अवधि में नहीं लिखी गई। इसके अलावा ये मतलब ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। किस में लिखी गई है, ब्रज भाषा में। इसके अलावा देखना उसमें विनय पत्रिका का भी नाम मिलेगा, किस में, ब्रज भाषा में ही। तो इसलिए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया। तो ये शकुंतला नाटक भी बहुत प्रसिद्ध नाटक है, इसमें यही पूछना है कि खड़ी बोली में इसका अनुवाद किसने किया। तो राजा लक्ष्मण सिंह, ये नाम याद रखना, रटने वाला प्रश्न है। खड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है। अब ये दिए गए ऑप्शनों के हिसाब से आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि खड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है। अब देखो झांसी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, तो वहाँ तो बुंदेली चलेगी, ठीक है। कानपुर में कन्नौजी बोली जाती है। बहुत लोगों को भ्रम होता है कि कानपुर में जो है खड़ी बोली है, कानपुर लखनऊ दोनों में बोलते हैं खड़ी बोली। नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है। कानपुर जो है वो कन्नौजी का क्षेत्र है और लखनऊ जो है वो अवधी का क्षेत्र है, तो कानपुर में नहीं बोली जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो मेरठ वाला क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, मेरठ। अभी जो अलीगढ़ है इसमें कुछ कुछ पोर्शन पर आपको कन्नौजी भी देखने को मिल जाती है। इस वजह से इसमें अलीगढ़ ऑप्शन सही नहीं हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, मेरठ। एनसीआर क्षेत्र जो दिल्ली का है उसमें जो है खड़ी बोली देखने को मिलती है। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। मतलब कहने का इस प्रश्न का तात्पर्य ये है कि हिंदी का कौन सा ऐसा स्वरूप है जिसको मानक हिंदी में दर्जा दे दिया गया, स्वीकार लिया गया है। ये कि यूँ कहिए कि उसमें न्यूज़पेपर लिखे जा रहे हैं सब कुछ, या बोला जा रहा है, न्यूज़ चैनल चलाए जा रहे हैं, तो वो कौन सी बोली है, खड़ी बोली, ठीक है। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है, इसके विषय में हिंदी भाषा का इतिहास थोड़ा सा बताया था। तो ये किसका था, ईरानियों का दिया हुआ। किसका शब्द है, ईरानियों का। इसके बाद में हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा कि वास्तव में इसमें राष्ट्रभाषा पूछा है, तो राष्ट्रभाषा अलग चीज़ होती है, क्योंकि हमारे संविधान में जो शब्द लिखा हुआ है वो कौन सा लिखा हुआ है, राजभाषा। तो ये प्रश्न कायदे से वही आना चाहिए था कि राजभाषा जो है हिंदी कब कहलाई है, किस अनुच्छेद में कहलाई है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, 343। राष्ट्रभाषा वो होती है जो आम जनमानस द्वारा सर्वाधिक संख्या में बोली जा रही होती है। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया, यही प्रश्न भी जो बोला, ये कब है, 14 सितंबर 1949। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी। देखो अभी सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें यही बात बताई थी कि वहाँ पर जो प्रश्न था उसमें यही बात समझाया जा रहा था कि जो है वो जो वहाँ पर क्रम था वो हिंदी भाषा के विकास का क्रम था, वो किसी अन्य भाषा के विकास की बात नहीं हो रही थी। ये नहीं बात हो रही थी कि कौन सी भाषा पहले आई। वैसे पूछा जाए तो हिंदी की आदि जननी भी किसको बोला जाता है, संस्कृत भाषा को। अगर उस शब्द लिख करके आए हिंदी की आदि जननी, तो हमेशा क्या बताना, संस्कृत। लेकिन जब कभी यही प्रश्न आ जाए कि संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी, तो कहा जाता है कि आर्यों के पहले भी भारत के क्षेत्र में, भूभाग में जो भाषा प्रयोग की जा रही थी वो भाषा प्राकृत भाषा थी। भारत के भूभाग में जो इस भाषा का प्रयोग किया जा रहा था संस्कृत के भी पहले, वो भाषा कौन सी थी, प्राकृत। इसलिए ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, प्राकृत। अरबी भाषा का शब्द इसमें पूछा है। देखो देश जब शब्दों को पढ़ेंगे, शब्द के विषय में ज्ञान पढ़ेंगे, तो शब्द ज्ञान में एक कंटेंट मिलता है कि कौन से शब्द किस भाषा के हैं। विदेशज शब्द बहुत सारे ऐसे हैं जो हिंदी में हिंदी की तरह से प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रश्न आया है कि अरबी भाषा का दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द है, तो वो कौन सा शब्द है, गुना शब्द जो है वो किस भाषा का है, अरबी भाषा का है। इसके बाद सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम पूछा गया है। ऑलरेडी बहुत पुराना प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बाद में इस पत्रिका के संपादक बदलते रहे हैं, तो वो अलग विषय है। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है, तो ये बात ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कितने राज्य की भाषा, तो समझ ही रहे होंगे जो राज्य की मुख्य भाषा हो, राज्य की संवैधानिक भाषा हो।
तो यहाँ पर हिंदी भारत में कुल मिलाकर के अभी तक कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? 10 राज्यों की राजकीय भाषा है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा? अब देखो ऊपर वही चीज़ को राष्ट्रभाषा लिखा गया था, अभी यहाँ पर क्या लिख दिया गया है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला हुआ है। तो ये प्रश्न वास्तव में वही है, राजभाषा किस अनुच्छेद में? 343 में। इसके बाद में किसने कहा था कि शब्द की ज्योति ना जली होती तो विश्व अंधकारमय होता? तो देखो इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं, ये स्टेटमेंट याद ही करने पड़ते हैं, और बस ये रहता है कि चूंकि पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं तो दोबारा आने के इसके चांसेस रहते हैं। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? महेश दांडी। हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि सबको पता है कि यही लाइन ही लिखी रहती है कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि क्या हो जाएगी? देवनागरी लिपि हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि। इसके बाद में हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? मतलब हिंदी यही जो आजकल घोषित है मानक रूप में स्वीकारी गई है, इसका जो प्रयास सबसे पहली बार किया था वो किसने किया था? किशोरीदास वाजपेयी ने। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? अभी देखो कन्नौजी के लिए बताया था, सबसे पहले देखो यहाँ पर पूछी गई बोली, तो बोली से आपको सीधा यहाँ पर अपभ्रंश नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया है? उपभाषा का नाम। तो ये सीधी सी बात हो जाएगी कि राजस्थानी की अलग पड़ी हुई हैं, पहाड़ी की अलग पड़ी हुई हैं, पूर्वी हिंदी की ABC बताया है, पश्चिमी हिंदी बचा। सीधा कौन सा बचा? पश्चिमी हिंदी। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी वाला। निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी हिंदी की बोली है? तो भोजपुरी मगही मैथिली थी, तो मगही देखो इसमें ऑप्शन में मिल गया। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, इसमें ये पूछा भाषा की लघुत्तम इकाई नहीं पूछा है, भाषा की सार्थक, मतलब सार्थक का क्या मतलब होता है? जो एक अर्थ प्रदान करे। देखो भाषा की लघुत्तम इकाई अगर जो कभी पूछेगा केवल, तो क्या हो जाएगा? ध्वनि। भाषा की लघुत्तम इकाई। और अगर जो कहे भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई, तो भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई क्या होती है? वर्ड। लेकिन यहाँ पर पूछा सार्थक, मतलब लघुत्तम इकाई भी और जो अर्थ भी प्रदान करे। तो अर्थ प्रदान करने के लिए कम से कम एक शब्द होना आवश्यक है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में लिखे गए हैं? इसमें प्रश्न आया कि अशोक के शिलालेख जो थे तो वो किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में थे। ठीक। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए एक कौन सा हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया है? मतलब वो हिंदी की जगह अमीर खुसरो उसको हिंदी ना बोल करके क्या बोला करते थे? तो वो जिस क्षेत्र में बोली जाती थी हिंदुस्तानी, तो उसको नहीं बोलेंगे, उसको हिंदवी क्षेत्र, हिंद क्षेत्र की थी तो उसको क्या बोलते थे? हिंदवी। उसी हिंदवी से क्या बन गई है? हिंदी। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी भाषा है? देखो राजकीय कार्यों में कौन सी भाषा प्रयुक्त होगी? जो संविधान में लिखी होगी, और संविधान में शब्द क्या लिखा हुआ है? राजभाषा, ना कि क्या? राष्ट्रभाषा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक भाषा है? जब भाषा पूछी गई है कि इसमें से कौन सी एक भाषा है, तो देखो यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें बोली के विषय में नहीं बात की गई है। हमसे यहाँ पर ये प्रश्न क्या डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि कौन सी भाषा है। ठीक है। मेवाती, ये हमने राजस्थानी में बोली बताई थी, मारवाड़ी बताई थी, बुंदेलखंड क्षेत्र की बुंदेली बताई। पाली को देखो हिंदी भाषा के विकास में बताया, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट, हिंदी। तो वहाँ पर देखो पाली किस रूप में? भाषा के रूप में। निम्नलिखित में से किसने मैथिली में भी रचनाएं की हैं? ये पूछ रहे हैं कि किसने मैथिली में भी, अभी बताया था किसने? विद्यापति ने। इनको क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत हिंदी के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? अब देखो हिंदी के क्षेत्र में हरियाणा में खड़ी बोली भले बोली जा रही है, लेकिन हिंदी बोली जा रही है। उत्तराखंड आपको पता ही है। ठीक है। उत्तराखंड की हालांकि राजकीय भाषा, द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी तो प्रथम राजकीय भाषा उत्तराखंड की, द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी? संस्कृत है। ठीक। तो इसमें कुछ मिला, गुजरात में कौन सी बोली जाती है? गुजराती। वो हिंदी में नहीं आती है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस सबको पता है, 14 सितंबर इसके लिए डेट निर्धारित की गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं? जैसे अभी पूछा था कि कितने राज्यों की राजकीय भाषा हिंदी, तो आपने बताया कि जो है 10 राज्य हैं। इसी तरह से पूछ रहा है इनमें से किस राज्य की नहीं है? तो देखो हरियाणा भी है, उत्तराखंड भी, मध्य प्रदेश, पंजाब में आप अपने गेस से बता सकते हैं कि पंजाब में लहंदा और पंजाबी बोली जाती है। ठीक है। हिंदी वहाँ पर कहाँ है? भाषा संस्कृत की किस धातु से निष्पन्न हुई है? मतलब ये जो भाषा शब्द आया है ना, ये संस्कृत की किस धातु से बना है? तो देखिए भास कौन सी धातु है? भास। इसके नीचे हलंत लगा लेना, ये यहाँ पर नहीं लगा है, इस है। भाषा भास धातु से निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का नहीं है? तो ये वही विदेशी शब्दों की बात की जा रही है। पूछ रहा है कि कौन सा शब्द फारसी भाषा का नहीं है? देखो हिंदी शब्द तो है फारसी भाषा का ही है, बताते रानियों ने दिया। संस्कृत शब्द फारसी भाषा से कोई संबंध नहीं रखता है। प्राकृत भाषाओं से अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का विकास कहाँ पर हुआ है? कहने का मतलब ये है कि जो हिंदी का मुख्य अपभ्रंश है ना,
इस अपभ्रंश का जो विकास है वो भारत के किस भूभाग में सबसे अच्छे से हुआ है? तो ये आपको पता होगा, मध्य भारत में सबसे ज़्यादा इसका विकास हुआ, यही उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ है? मतलब ये पूछना है कि जो हिंदी शब्द का प्रयोग है, ये हिंदी शब्द सबसे पहली बार जब जन्म लिया है तो ये किस भाषा में इसका प्रयोग किया गया है? तो देखिए, इसका प्रयोग सबसे पहले किस भाषा में किया गया है? फारसी में। इसके लिए हमने वीडियो में थोड़ी सी डिटेल बताई है कि ये कितने बार इस शब्द का प्रयोग किया गया था, फिर वहीं से इस शब्द का जन्म हो गया। ठीक है, तो उस वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा सा हिंदी का इतिहास समझ में आएगा। भारत में बोलियों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? ये पूछ रहे हैं कि भारत में जो कुल मिलाकर के बोलियां हैं, अभी वास्तव में ये प्रश्न ये है कि कुल कुल बोलियों की संख्या कितनी है टोटल पूरे भारत में, किसी भी अपभ्रंश की हो, किसी भी भाषा की हो। तो देखिए, ये इस तरह का प्रश्न है कि कुल बोलियों की संख्या कितनी है। तो इसके लिए आंसर याद रखना कि जो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 436 बोलियाँ। कितनी है? 436। मानक हिंदी की बोलियाँ पूछे तो कभी क्या आंसर सही हो जाएगा? 18। लेकिन अगर जो यहाँ पर पूछा जाएगा कि भारत में कुल बोलियों की संख्या, तो क्या सही आंसर हो जाएगा? 436। कौन सा रचनाकार अवधि क्षेत्र का नहीं था? मतलब कौन सा ऐसे रचनाकार थे जो अवध क्षेत्र से संबंधित नहीं थे? तो कौन से थे? जैनेन्द्र। ठीक, अवधि का क्षेत्र पता है ना, ये प्रयागराज, लखनऊ, रायबरेली, ये बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं कि सभी उपभाषाओं में सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है? अवधि का। ये तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली में है? तो ये भी देखो किसमें बताइए, अवधि क्षेत्र में लिखी गई है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। तो देखिए, ये बताया है कि ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपको रटने ही पड़ेंगे। वैसे किसका है? आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है। इस तरह की बात कही गई है कि जो है मनुष्य अपने विचार भाषा के माध्यम से करते हैं। जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है। तो देखिए, ये वही बात है कि कौन सी भाषा देश में आम जनमानस के द्वारा ज़्यादा बोली जाती है। तो जो ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा होती है वो हमेशा कौन सी होती है? राष्ट्रभाषा। लेकिन जब संवैधानिक बात करी जाने लगेगा तब तुरंत आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राजभाषा। संविधान के अनुसार भाई देश की जनता की जागृति क्या हो जाएगी? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति होती है ना, उसी तरह से राष्ट्रभक्ति राष्ट्रभाषा से। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था? ये अभी बताया था, कौन सा था? अमीर खुसरो। देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? मतलब ये जो देवनागरी लिपि है ये अन्य भाषाओं में भी प्रयोग होती है। नेपाली की भी लिपि कौन सी? देवनागरी। मराठी की भी है, लेकिन उर्दू की लिपि देवनागरी नहीं है। इसके बाद निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? मतलब तमिल भाषा में जो लिपि का प्रयोग किया जा रहा है, भाषा में जो लिपि है वो कौन सी है? द्रविड़ क्षेत्र। नाम से ही समझ में आ रहा होगा। रोमन लिपि पता है वो कैसी लिखी जाती है? देवनागरी आप खुद ही प्रयोग करते हैं। भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग समान जनता अपने समूहों या घरों में करती है। मतलब आम जनमानस प्रयोग कर रहा है, उसको नियम कानून से मतलब नहीं है। तो ये जो है जो भाषा प्रयोग होती है, देखा होगा बोला जाता है ना कि कोस 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 पे पानी बदले और चार कोस पे वाणी। तो उसी तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय बोली। हर क्षेत्र में अलग अलग बोली बोली जाती है, जो बोलियां पढ़ते हैं। अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? अमीर खुसरो की, अब अमीर खुसरो का नाम आया तुरंत ही आंसर क्या हो जाएगा? सही, खड़ी बोली। तो इस तरह से ये 65 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको इसमें कराइए। इससे संबंधित डिटेल, अगर जो क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से होने हैं तो इसके लिए डिटेल्ड हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। वो मिल जाएगा आपको इसी वीडियो में।